अच्छा जी, अभी हम पढ़ेंगे जनाब शील्डिंग इफेक्ट को, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शील्डिंग इफेक्ट के टॉपिक पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन जब हम क्लियर करेंगे आसानी से हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, थोड़ा इसको स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट को जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर अंदर हम इसको खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। तो जो शील्डिंग इफेक्ट है, हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अच्छा, इससे ऊपर ना एक हाइड्रोजन भी है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा, चलो लिख देता हूँ। अच्छा, ये जो है मेरे पास पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड है, ये पांचवें पीरियड, ये छठा पीरियड, सातवां पीरियड। अच्छा, ये याद रख लें कि जो एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग करता है उसके पास उतने ही शेल होते हैं। मैंने सब शेल का, ऑर्बिट का, ऑर्बिटल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने शेल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगर लिथियम दूसरे पीरियड से बिलोंग करता है तो इसके पास कितने शेल होंगे? फिर लिथियम के पास, इसके पास दो होंगे। सोडियम अगर तीसरे से बिलोंग करता है तो इसके पास कितने होंगे? तीन होंगे। और अगर सीजियम छठे से बिलोंग करता है तो इसके पास फिर कितने शेल होंगे? छह होंगे। ठीक हो गया। तो पोटाशियम अगर चौथे पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो इसके पास कितने शेल होंगे? इसके पास चार शेल होंगे। तो जो पीरियड नंबर होता है उसके पास उतने ही शेल होते हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट की हमने थोड़ी बात करनी थी, ये मैंने इसको बना दिया। मैं थोड़ा सा इसको रेज कर लूँ ताकि आपको मैं शील्डिंग इफेक्ट बहुत आसानी के साथ समझाऊँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। तो आप बस ये माइंड में रख लें कि अभी अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि जिस जिस पीरियड से जो एलिमेंट बिलोंग करता है उसके पास उतने ही क्या होते हैं? शेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं। अगर मैं इधर से ही पीरियोडिक टेबल में इधर चलना शुरू कर दूं तो लिथियम के बाद बिल्कुल सामने कौन आता है? ब्रिलियम। ब्रिलियम के बाद कौन आता है? बोरान। बोरान के बाद कौन आता है? कार्बन। कार्बन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। और उसके बाद कौन आता है? फ्लोरीन आता है। और उसके बाद कौन आता है? नोबल गैस, हीलियम नियोन, आई थिंक। ठीक हो गया जी बच्चों। अब ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सब का पीरियड नंबर क्या है? टू। तो सबके पास दो शेल हैं, ठीक है। सबके पास कितने शेल हैं? दो ही शेल हैं। तो मैं जरा शील्डिंग इफेक्ट जरा कैलकुलेट करवा देता हूँ आपको। वो जो शील्डिंग इफेक्ट ये है कि वो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, चले हम बाद में इसको मिटा भी लेंगे। ये देखिएगा। तो अगर सोडियम के पास तीन शेल हैं, पोटाशियम के पास चार शेल हैं, रुबिडियम के पास पांच शेल हैं, सीजियम के पास छह शेल हैं, फ्रांसियम के पास कितने शेल हैं? सात। तो आप अंदाजा करें कि पोटाशियम के पास चार शेल हैं। एक, दो, तीन, चार, प्लस चार, और यहां इन सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ इतनी अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, ज्यादा अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं। किसके लिए? जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, लिखा हुआ है ना ऊपर, इनर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिड्यूस द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन थे, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ये देखें ना ग्रुप में, ये मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा हूं। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो लिथियम के पास दो शेल हैं, सोडियम के पास तीन है, पोटाशियम के पास चार, रुबिडियम के पास पांच, सीजियम के पास छह, फ्रांसियम के पास सात। तो ग्रुप में जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो क्या होता है? सिंपल वर्डिंग यूज करूं अगर मैं, तो शेल नंबर क्या होता है? बढ़ता है। शेल नंबर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है फिर? साइज बढ़ता है। ठीक हो गया। ऊपर से नीचे आऊंगा तो शेल नंबर क्या बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा, सारी बात है। लेकिन ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, अगर मैं बात करूं इसकी बच्चों, लेफ्ट टू राइट की बात करूं, तो शील्डिंग इफेक्ट का तल्लुक किसके साथ हो गया? शेल के साथ। जितने ज्यादा शेल होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, उतना साइज ज्यादा होगा। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो लिथियम के पास भी दो शेल है, ब्रिलियम के पास भी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके पास दो शेल है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां इधर मूव करना शुरू कर दूं, सोडियम से बिल्कुल आगे, तो यहां कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। यहां आ जाएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन।
तो बच्चों याद रखिएगा कि सोडियम, मैं इधर मूव कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में, ठीक हो गया। तो सोडियम के पास अगर तीन शेल हैं, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सबके पास तीन शेल होंगे। तो मतलब ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट हो गया कांस्टेंट। फास्फोरस के पास भी तीन शेल, सल्फर के पास भी तीन शेल, क्लोरीन के पास भी तीन शेल, तो शील्डिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज ही नहीं हो रहा। तो शेल नंबर कहाँ इंक्रीज होता है, टॉप टू डाउन इंक्रीज होता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे आप शील्डिंग इफेक्ट का आयोनाइजेशन एनर्जी से कोई रिलेशन निकाल के दिखाएं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है तो मेटल आपका रिएक्टिव है। देखे ना, अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है तो वो एलिमेंट क्या होगा, वो रिएक्टिव होगा। वो रिएक्टिव है तो फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर, और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा क्योंकि उसने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और फिर वो कंडक्टर होगा क्योंकि उसने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और फिर उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड करता है उस पर क्या चार्ज है। प्लस वन चार्ज है तो हाइड्रेशन एनर्जी उसकी क्या होगी, कम होगी। फिर उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो वो भी उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन हासिल तो नहीं करेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है, ऊपर से नीचे क्या होता है, सेम रहता है। ठीक हो गया। तो ये हमने शील्डिंग इफेक्ट का असर हमने कहाँ पर देखा है, ग्रुप में भी देख लिया और पीरियड्स में भी देख लिया। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन, ठीक हो गया। और मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कैसे इन प्रॉपर्टीज के ऊपर असरअंदाज होता है। बेसिकली ये रिलेशन है, एस और पी वाला ग्रुप पीरियड को अगर आप पढ़ेंगे रिलेशन है। और यहाँ से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको काफी ठीक ठाक कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जाम के अंदर। ठीक हो गया। अभी मैं बात करने लगा हूँ बच्चों न्यूक्लियर चार्ज की बात करनी, ठीक हो गया। तो मैं न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से किसी एक एलिमेंट को पिक करता हूँ। लो बच्चों, मैं किसको पिक कर लेता हूँ यार, मैं सोडियम पिक कर लेता हूँ। सोडियम कौन से ग्रुप से है, पहले ग्रुप से, ओके। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी हो गई ये वाली, 2, 8 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन है ना। तो प्रोटॉन भी कितने हैं इसके पास, 11। तो शील्डिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्रोटॉन माइनस इनर इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गई, आखिरी शेल को छोड़ना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 11। इसका मतलब क्या है, इसके पास प्रोटॉन कितने, 11। इनर इलेक्ट्रॉन, इनर शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो 10 है। ये देखे ना, 2 और 8, 10। मैंने बोला ना इनर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को देखना, वो 10 है। तो सोडियम पर क्या चार्ज आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब अगर सोडियम पर +1 चार्ज आया है तो इस पूरे ग्रुप पर +1 चार्ज होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ से किसी एलिमेंट कोर को पिक कर लें भाई, हम यहाँ से पिक कर लेते हैं नाइट्रोजन को पिक कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो ये लेंगे, 7 एटॉमिक नंबर है तो इसके पास 7 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए। न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोटॉन होगा और माइनस क्या होंगे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है इसके पास, 7। इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2। तो आंसर क्या आ गया, +5। अगर नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज +5 है तो नाइट्रोजन में जितने एलिमेंट है इस ग्रुप के अंदर सबका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, +5 ही होगा। तो ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है, लेफ्ट टू राइट वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, आपने देखा नहीं अभी, नाइट्रोजन पे सोडियम पर +1 न्यूक्लियर चार्ज था, जैसे मैं इधर आया हूं तो नाइट्रोजन पर कितना हो गया, 5 हो गया। मैं ऑक्सीजन चेक कर लेता हूँ कि ऑक्सीजन पे लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी यार, ऑक्सीजन का शेल नंबर, पीरियड नंबर कौन सा है ये देखें, दूसरा। दूसरा तो इसके पास दो शेल, दो ही होंगे ना फिर। तो प्रोटॉन नंबर आप इसके पास एटॉमिक एटॉमिक नंबर 8 है, ये हो गया। और एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो मतलब प्रोटॉन कितने हो गए, 8 माइनस इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो आउटर शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आंसर क्या आ गया इस पर, +6। इसका मतलब ऑक्सीजन पर क्या न्यूक्लियर चार्ज है, +6। ऑक्सीजन पर अगर न्यूक्लियर चार्ज +6 है तो नीचे सारे एलिमेंट के ऊपर +6 का ही न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब बच्चों अगर आपको ये कह दिया जाए कि फ्लोरीन का जरा न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करके दो, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं आपको फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताता हूँ। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 9। तो देखते हैं आप इसको कैलकुलेट करते हैं कि नहीं करते। तो फ्लोरीन का पीरियड नंबर कौन सा है, दूसरा। तो मतलब इसके पास शेल कितने होंगे, 2 ही होंगे, एक शेल, 2 शेल। एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का, 9।
तो 2 यहाँ आ गए, 7 यहाँ आ गए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना, 9, तो 9 प्रोटॉन हो गए माइनस इनर शेल इलेक्ट्रॉन, तो इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आंसर इसका क्या होगा, +7। तो इसका मतलब फ्लोरीन पर कौन सा न्यूक्लियर चार्ज है, +7। और अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इस पूरे ग्रुप में सबके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, प्लस है। न्यूक्लियर चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक हो गया। तो ये हो गया जनाब, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज को हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने ग्रुप के ऊपर ऊपर से नीचे आने को भी इसको कैलकुलेट कर लिया। बच्चे कहते हैं जी कैसे कांस्टेंट लेगा, चलो यार ये बता दे। फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। शेल कितने होंगे, जो इसका पीरियड नंबर है, तो पीरियड नंबर इसका कितना है, 3। तो शेल कितने होंगे इसके पास, 3 होंगे। ये लें, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 15। तो 2 हो गए, 8 हो गए, 5 हो गए। तो 15 माइनस इनर शेल इलेक्ट्रॉन वो कितने, 10 है। तो आंसर क्या आ गया, +5। तो आपने देखा नहीं था नाइट्रोजन पर भी क्या चार्ज था, +5। ठीक हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, वो बढ़ता है। तो मैंने आपको न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका भी बता दिया। अब मैं न्यूक्लियर चार्ज से कुछ रिलेशन निकालने जा रहा हूं। मैं थोड़ा सा मिटा लूं, थोड़ी अपने लिए मैं स्पेस बना लूं। आपने ये याद रखना है बच्चों, एक तो आपने ये रीजन दे देनी है कि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, बढ़ता है। एक तो आपने ये रीजन दे देनी है, ठीक हो गया। और ग्रुप में आपने बता देना न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। और शील्डिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट क्या होता है, सेम रहता है। और लेफ्ट और टॉप टू डाउन क्या होता है, बढ़ता है। एक तो आपने ये रीजन, दो रिलेशन हमने पढ़ ली। अब मैं यहाँ से कुछ रिलेशन निकालूंगा बच्चों, देखते हैं आप इसको समझ पाते हैं कि नहीं देते। मैं ये कहता हूँ, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जैसे सोडियम का +1, दूसरे ग्रुप का +2, तीसरे ग्रुप का +3, चौथे ग्रुप का +4, पांचवें का +5, छठे का +6, सातवें का +7। ये देखिए ना, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऊपर से नीचे आऊंगा तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई है, न्यूक्लियर चार्ज अगर हाई है, तो ये चांस है कि वो एलिमेंट क्या होगा, नॉन मेटल होगा। वो जो नॉन मेटल होते हैं, अगर मैं उनके साथ ऑक्सीजन को जोड़ दूं, तो उनके जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों, वो एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ को लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो, कार्बन का, ठीक है। यहाँ से आप एग्जांपल कर सकते हैं, ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है। इसको भी देख सकते हैं आप ऐसे बिल्कुल। अच्छा, नॉन मेटल है, एसिडिक ऑक्साइड है उसके, और उसके बाद वो जनाब इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज नहीं करेगा। इसका मतलब है अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। ठीक हो गया, ये चीजें आपने याद रखनी है। और यहां से एक और भी हम कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो वो ज्यादातर डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है, जरा N2O2 F2 देखे ना, ये इसके बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है। और न्यूक्लियर चार्ज लो किसका होता है, ज्यादातर न्यूक्लियर चार्ज पता है किनका लो होता है, मेटल का। कौन से ग्रुप के मेटल का, फर्स्ट ए का और सेकंड ए का न्यूक्लियर चार्ज क्या आता है, लो होता है। न्यूक्लियर चार्ज अगर लो हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो गया तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चूंकि न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या रहता है, सेम रहता है, जैसे मैं कह चुका, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे में न्यूक्लियर चार्ज की रीजन नहीं दूंगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे कांस्टेंट रहता है। जिस तरह इसका +7 है तो सबका +7 होगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे में किसकी रीजन देता हूँ, साइज की। अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आता हूं तो साइज बढ़ता कैसे, ये आपके सामने। लिथियम के पास 2 शेल हैं, सोडियम के पास 3 शेल हैं, पोटाशियम के पास 4 शेल, रुबिडियम के पास 5, सीजियम के पास 6, फ्रांसियम के पास 7। तो ऊपर से नीचे आता हूं तो शेल नंबर बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है तो मेटल होता है, गुड कंडक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और वो ज्यादातर मेटेलिक बॉन्डिंग शो करता है। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये कौन सी बॉन्डिंग शो करते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। मैं अगले लेक्चर में मेटेलिक बॉन्डिंग आपको समझाऊंगा, जिसे इलेक्ट्रॉन से इक्वल थ्योरी कहते हैं। आई होप आपने न्यूक्लियर चार्ज को अंडरस्टैंड किया होगा, इससे रिलेशन वगैरह आपको थोड़े से समझ आए होंगे। ठीक है बच्चों, ओके, गुड लक। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो जरूर मुझे बताइएगा।